नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का जो एग्जाम आपका होने वाला है उसके लिए 30 इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारी आज की क्लास में पहला प्रश्न है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? अशोक वृक्ष, आम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष या फिर साल का वृक्ष? तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, साल का वृक्ष। रानी माया देवी, जिन्हें महामाया भी कहा जाता है, ने गौतम बुद्ध को साल के वृक्ष के नीचे जन्म दिया था। उनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। और देखिए जो अशोक का रुमनदेही स्तंभ लेख है उसमें गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का वर्णन किया गया है। और वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल के रूपनदेही जिले के अंतर्गत आता है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। तो कभी कभी ये सारी चीजें भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? वो था साल का वृक्ष। अगला है प्रश्न नंबर 2, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? बिहार, ओडिशा, झारखंड या फिर असम? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। जो अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग थी, वो सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? कलिंग पर विजय थी। वो वर्तमान में कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो कब तक कर लिया था उन्होंने? 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार उन्होंने कर लिया था। थर्ड में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है प्रश्न नंबर 4 कि डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। अभी मैंने पिछली जो आपको क्लास करवाई थी उसमें सभी जितना दिल्ली सल्तनत था उसमें मैंने आपको बताया था कि कब से कब तक वो रहा था। तो इसमें आपका सही है, दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में क्या सही है? 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक था। जिसमें गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290। फिर आए खिलजी वंश जो था 1290 से 1320 तक। फिर आया तुगलक वंश जिसकी कालावधि है 1320 से 1414। फिर सैयद वंश 14 से 14 से लेके 1451 और सबसे आखिरी में क्या था? लोधी वंश था 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक था। तो ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का जो हमारी क्लास थी उसमें भी हम लोग कर चुके हैं, फिर से रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? अब क्या क्या ऑप्शन में आपको दिया हुआ है? सातवाहन, पाल, पांड्य और पल्लव। और क्या पूछ रहा है? दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था आपको दिए गए ऑप्शन में। तो देखिए जो पाल है वो आपका जो है दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। तो जो सातवाहन है, पांड्य हैं, पल्लव हैं, चोल हैं, ये सारे राजवंश किससे संबंधित हैं? दक्षिण भारत से संबंधित है। लेकिन पाल वंश कहाँ से संबंधित है? ये उत्तर भारत का राजवंश था। इसकी स्थापना कब हुई? 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी और इनका साम्राज्य 750 से लेकर 1174 ईस्वी तक कहाँ कहाँ था? बंगाल और बिहार में था। तो फिफ्थ में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है, 6 में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध यानी आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो समाप्त हो गया? श्रीरंगपट्टनम की संधि, पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि या फिर सालबाई की संधि? तो देखिए इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर 1 श्रीरंगपट्टनम की संधि के फलस्वरूप। ये कब हुई? 1792 ईस्वी के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। और ये किसके बीच हुआ था? मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी उस समय कौन था? कॉर्नवालिस थे। उस समय हुआ था 1789 से लेके 1792 के बीच में ये हुआ था। ठीक है। तो इस युद्ध में क्या हुआ था? मराठों और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य और भारी युद्ध हार जाना और बंधक के रूप में अपने 2 बेटों को अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जो मैं प्रश्न के बीच में आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबसे भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत किस ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया? 1857, 1858, 1859 या फिर 1856? साथ में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1858 में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा और महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। और ये जो ब्रिटिश साम्राज्य था भारत में कब तक चला? 1947 तक चला। प्रश्न नंबर 8 है कि किस ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? तो अभी मैंने बताया कब किया गया था, 1876 में किया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? अब उनके प्रतिबंध के विरुद्ध नहीं था पूछा जा रहा है। फकीर और सन्यासी, इंडिगो, संथाल या नक्सलबाड़ी विद्रोह? तो इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी, नक्सलबाड़ी विद्रोह की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में स्थित नक्सलबाड़ी नामक स्थान से हुई थी। ये माओवादी विचार से प्रभावित सशस्त्र आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों और जनजातियों के हितों की रक्षा करना था। ठीक है, जबकि जो आपका सन्यासी विद्रोह है, इंडिगो विद्रोह है और संथाल विद्रोह है, ये सभी ब्रिटिश के विरुद्ध किया गया था, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, जोसेफ बैप्टिस्टा या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो होम रूल लीग के संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट थी। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वराज की प्राप्ति था, परंतु इस आंदोलन में शस्त्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। तो होम रूल लीग की संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट थी। प्रश्न नंबर 11 है, किस नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? तो ये किसका मतलब है? इंडिया। ठीक है, जो इंडिया है नाम ग्रीक भाषा से आया है और जिसका मतलब है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। तो 11 में आपका क्या सही है? 11 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 12 में पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग भारी हिमालय है जिसे क्या कहा जाता है? कंचनजंगा, शिवालिक रेंज, कैलाश रेंज या फिर ग्रेट हिमालय? इसे क्या कहते हैं हम? शिवालिक रेंज या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो 12 में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर बी सही। प्रश्न नंबर 13 पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की एक राजधानी क्या है? शिमला है और दूसरी राजधानी उसकी क्या है? धर्मशाला है। तो 13 में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला है। जापान की सहायता से निर्मित पैथन यानी जयकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? महानदी, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी? तो देखिए, जो जयकवाड़ी यानी पैथन जल विद्युत परियोजना भारत की क्या है? एक नदी घाटी परियोजना है जिसे जापान की सहायता से महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जयकवाड़ी गांव के समीप गोदावरी नदी पर बनाया गया है। इस बांध की कुल लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। तो 14 में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 15 है कि उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध किस मिट्टी से बना है? शुष्क, काली, कछारी या फिर लाल? तो किससे बना है? कछारी मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से कछारी मिट्टी का निर्माण हुआ है और इसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। कछारी मिट्टी का एक और नाम क्या है? जलोढ़ मिट्टी भी है। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं कि क्या है। 16 में पूछा जा रहा है कि भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 16 में पूछ रहे हैं कि भारत की जो स्टैंड अप योजना है इसका आखिर क्या उद्देश्य है? तो देखिए, इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। 16 में क्या सही? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका।
प्रश्न नंबर 17 है कि भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई, तो इसे क्या कहते हैं? प्रश्न में पूछा जा रहा है 17 में। तो पहला ऑप्शन है स्टेट क्यूआर कोड, गवर्नमेंट क्यूआर कोड, इंडिया क्यूआर कोड या फिर भारत क्यूआर कोड। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, भारत क्यूआर कोड। प्रश्न नंबर 18 है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड का क्या नाम है? तो देखिए उस फंड का नाम है स्वच्छ गंगा फंड। क्या सही है आपका 18 में? ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 19 है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए उसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 20 में पूछ रहे हैं किसको एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था? तो वो माना गया था वस्तु और सेवा कर को। 20 में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया था और इसके लागू होने के बाद करों में एक रूपता आ गई थी। अब अगला है प्रश्न नंबर 21 की ई गवर्नेंस क्या है? देखिए ई गवर्नेंस का मतलब होता है प्रौद्योगिकी संचालित शासन। मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना है, जिससे सरकारी कार्यालय और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके और बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। इसे क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी संचालित शासन कहते हैं। प्रश्न नंबर 22 है किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? यूएसए, चीन, यूके या फिर भारत? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी, चीन। ठीक है। अब अगला है प्रश्न नंबर 23 में देखिए क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में कौन से 2 शब्द जोड़े गए? तो जोड़े गए थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। इसे और जो 42वां संविधान संशोधन था उसको उस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। ठीक है। और तो इसके थ्रू जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। प्रश्न नंबर 24 है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में क्या है? पीडीमारी वेंकट सुब्बा राव थे। 24 में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। इसे कब बनाया गया? वर्ष 1962 में तेलुगु भाषा में रचा गया था और इसका सार्वजनिक पाठन वर्ष 1963 में विशाखापट्टनम में किया गया था। ठीक है। अब अगला है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछ रहा है कि भारतीय जो संविधान सभा थी किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग केसरिया, सफेद, हरा है और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। प्रश्न नंबर 26 है वायु की गति मापने का यंत्र क्या है? वो क्या होता है? एनीमोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 27 है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? पराश्रव्य कहते हैं। इनको कौन सुन सकता है? कुत्ते और बिल्ली ही सुन सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? तो वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में जो प्रयुक्त उत्प्रेरक है उसका नाम क्या है? निकेल है। उत्प्रेरक की उपस्थिति मात्र से क्या हो सकता है? रासायनिक अभिक्रिया का वेग आप या तो बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। प्रश्न नंबर 29 है कि वृषण यानी टेस्टिस द्वारा स्रावित नर लिंग हार्मोन कौन सा है? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन है। प्रश्न नंबर 30 और आज का आखिरी प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से क्या उदाहरण है? तो वो उदाहरण है आपका पपीता। ठीक है। तो देखिए यदि पुष्प में केवल एक जनन अंग, पुमंग या जायांग उपस्थित हो तो उसे एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे पपीता हो गया और तरबूज हो गया। तो आज की हमारी 30 जीके के प्रश्न की जो क्लास थी वो यहीं पे खत्म होती है। आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में जिसमें हम फिर जो है आपके यूपी SSSC पेट 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। और देखिए सिर्फ 30 प्रश्न होते हैं, उनके बीच में जो भी एक्सप्लेनेशन होता है उससे आप लगभग एक क्लास में 30 से
50 प्रश्न सीख जाते हैं। तो ये क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी को आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।